सभी मेरे साथियों और हमारे पार्टी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री के सी वेणुगोपाल जी, इंचार्ज सेक्रेटरी मीनाक्षी नटराजन, हमारे चीफ मिनिस्टर, आप सब लोगों के चाहते श्री रेवंत रेड्डी जी, और आपके तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश गौड़ा जी, भट्टी डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमाकर जी, मंच पर बैठे हुए सारे मिनिस्टर्स, एमएलएस, एमपीज, चेयरमैन और सभी मेरे कांग्रेस के भाइयों बहनों और यहाँ पर पधारे हुए मेरे युवा मित्रों, कांग्रेस के सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी, डीसीसी, ये सभी जो कार्यकर्ता तेलंगाना से कोने कोने से यहाँ पर आए हैं, आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने बहुत मजबूती के साथ तेलंगाना में काम किया और आज कांग्रेस की गवर्नमेंट तेलंगाना में आई है। उसका सब श्रेय, सब क्रेडिट हमारे पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जाता है। इसीलिए मैं आपका सब शुक्रगुजार हूं। भाइयों, ये आसान नहीं, किसी एक एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट जिनके पास खूब पैसा था और हर तरीके से वो मजबूत थे, उनको हिलाकर अगर कांग्रेस के लोग हमारे रेवंत रेड्डी जी और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, इन्होंने जो हमारे पार्टी को मजबूत दिलाई है, ये बहुत बड़ी जीत कांग्रेस की हो गई है। लोग तो ये कहते थे भाई केसीआर को छोड़ के कोई पार्टी यहां नहीं आएगी, और ये भी चंद लोग कहते थे कि बीजेपी सेंटर में है, इसीलिए यहां पर भी मजबूती के साथ वो लड़के कांग्रेस पार्टी को तो आने नहीं देगी और बीजेपी आगे बढ़ेगी। लेकिन आप लोगों ने दिखाया, सबको हराकर कांग्रेस पार्टी को जिताया, ये बहुत बड़ी बात है। और एक ये जो महान जनता आप लोग 2023 में वोट देकर ये बहुत बड़ा एहसान गरीबों के ऊपर किया है, किसान पे किया है,
युवाओं पे किया है, महिलाओं पे किया है, ये सबको रिलीफ मिला वो कांग्रेस गवर्नमेंट आते ही मिला। इसीलिए ये बहुत बड़ी जीत है और इस जीत के साथ काम भी यहां पर बहुत हो रहे हैं। यहां पर आए हुए ग्राम समिति के अध्यक्षों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, इनकी तो मैं तारीफ करता हूं। आप कांग्रेस की आत्मा है, हमारी ताकत है और आपके वजह से हम सब यहां जो बैठे हैं वो सब आपके वजह से है। इसीलिए ये पूरा श्रेय क्रेडिट आपको देना चाहता हूं। भाइयों, कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली से बाहर मेरा ये पहला प्रोग्राम नवंबर 2022 को हैदराबाद में राहुल जी के नेतृत्व में निकली भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर हुआ था। तभी आपका जोश और हौसला देखकर मैंने समझ लिया था तेलंगाना में हमारी सरकार जरूर आएगी, जरूर आएगी, ये मैंने महसूस किया। यहां कांग्रेस पार्टी 1952 से लेकर लगातार हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी बहुत पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाई। कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट के 50 इंस्टीट्यूशंस यहां पर है, वो किसी मोदी ने नहीं बनाया। BHEL हो, BEL हो, बड़े बड़े जो कारखाने यहां पर है, फार्मास्यूटिक है, ये सब किसने बनाया? ये सब कांग्रेस की देन है। मोदी जी ने क्या दिया? मोदी जी बोले मैं 15-15 लाख दूंगा, दिया 15 लाख। उन्होंने बोला मैं 2-2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, दिया उन्होंने। किसानों को बोला कि मैं दाम दुप्पट MSP दूंगा, दिया उसने। तो मोदी जी सच बोलते हैं क्या झूठ बोलते हैं? आप बोलिए, क्या बोलते हैं? मोदी जी झूठ बोलते ना। और उनके दोस्त बोलो, उनके चेले बोलो, शाह साहब वो बोलते हैं ये तो इलेक्शन में बोले सो जुमले हैं। अरे लोगों को कितना बेवकूफ बनाएंगे आप? लोगों को आप झूठ बोलते हो, झूठ बोलकर पावर में आते हो। तो इसलिए आपको जो हुआ वो हुआ, कम से कम आगे होशियार रहो। तुम होशियार है लेकिन इसको कायम रखो और कांग्रेस पार्टी को और मजबूत बनाने की कोशिश करो। भाइयों, तेलंगाना में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हर क्षेत्र में काम कर रहा है। हमने महिलाओं को मुफ्त बस सेवा दी। महिलाओं को मुफ्त सेवा मिला है क्या? नहीं, बस दे रहे ही नहीं। ये किनकी देन है? अरे किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। फ्री बिजली किसने दिया? भोजन का अधिकार किसने दिया? और जो PDS के माध्यम से अच्छा चावल जो हमारे रेवंत रेड्डी जी और उनकी कैबिनेट दे रही है,
अच्छा चावल जो दे रही है, गरीब पेट भर के खा रहे हैं, कहीं बेच रही नहीं। पहले यहाँ की सरकार बाजार में बेचने की चावल लाती थी। अब कांग्रेस की सरकार, रेवंत रेड्डी की सरकार खाने का चावल दे रहा है। लोग अब खा रहे हैं, बेच रहे नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा एक साधन है। दूसरी चीज, जो रैत भरोसा कार्यक्रम, किसानों को मदद करने के लिए 15 एकड़ तक कम से कम 70 लाख किसानों के खाते में 8,265 करोड़ रुपए गए। इतना मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, क्योंकि इधर से आवाज नहीं आया। अरे इतना पैसा लिए, 8,265 करोड़। कल कोई बोल रहे थे 9,000 करोड़। इतना पैसा कांग्रेस पार्टी दी, चंद दिनों में दी। और हमको पूछते हैं कांग्रेस वालों ने क्या किया? अरे भाई, हमने तो यही किया, गरीबों को खाना दिया, स्कूल का दिया, और जो कुछ हमने कहा वो करके दिखाया। तुम जो बाकी के लोग झूठ बोल बोल कर वोट लेते थे, हम लोग काम करके वोट ले रहे हैं, मेहनत करके आपको पूछ रहे हैं। तो इसीलिए कांग्रेस जो बोलती है वो काम करती है। उसी के साथ तेलंगाना में अब 4.5 लाख ये जो गिग वर्कर है, गरीब लोग हैं, सड़क पे सामान बेचते हैं, उन लोगों के लिए भी कानून ला रहे हैं। और वो कानून तैयार हो गया। तैयार होकर हर गरीब को, हर रोड पे बेचने वाले को, हर जगह काम करने वाले को, या लेबर का काम करने, उन सबको कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी चंद दिनों में देने वाली है, ये मैं आपको कहता हूं। और उसी ढंग से राहुल गांधी जी एक बात कहे थे कि तेलंगाना में रोहित वेमुला जो जाति पर भेदभाव हुआ था, और उसके वजह से एजुकेशन में बहुत बड़ा एक मायूसी आ गई थी। इसीलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारी गवर्नमेंट तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, कहां पर भी हमारी गवर्नमेंट है, वहां पर रोहित वेमुला के एक नाम से कानून बनाकर हमारे युवाओं को हम मदद करेंगे। यह है गरीबों की काम करने, गरीबों के बारे में सोचने की। और दूसरा, ये जो तेलंगाना सोशल एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक कास्ट सर्वे हो रहा है, ये जो बैकवर्ड क्लास के लिए जो कास्ट सर्वे हो रहा है, वो हिंदुस्तान में अगर कहां हो रहा है, सबसे पहले वो तेलंगाना में हो रहा है। तेलंगाना में बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए और उनको एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और सोशल जस्टिस के लिए ये काम चल रहा है। और इसकी राहुल गांधी जी ने भी खूब तारीफ की है, हम भी करते हैं कि एक एग्जाम्पल है, तेलंगाना जो किया है इसका एक नमूना, मॉडल थ्रूआउट कंट्री यही लोग करना चाहते हैं, और हम करके दिखाएंगे। भाइयों, दूसरी बात,
हमारे जो जानकार हैं, और आज वो ये भी कहते हैं भाई ये बैकवर्ड क्लासेस को तो ये रिजर्वेशन दिलाना चाहते हैं, लेकिन 42% कहां से लाएंगे और इसको क्या मंजूरी मिलेगी? लेकिन भाइयों, मैं आपको ये दावे के साथ कहना चाहता हूं, बैकवर्ड क्लास के लिए तुमको रिजर्वेशन दिलाने के लिए हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। जब तक हम हासिल नहीं करेंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। यह आपके लिए है, आपके लिए पार्टी काम कर रही है, आपके लिए सरकार काम कर रही है। इसीलिए आप हमारा साथ दो, मजबूती दो, सरकार को मजबूत करो, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो, तभी हमको सब कुछ मिलेगा। अगर हम नहीं सोचेंगे और ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान देश को होगा, हम सबको भी होगा। और पहले तो आपको मालूम है पहले की सरकार कैसी थी, ये कितना करप्शन था, ये सबको मालूम है। लेकिन आज हमारी गवर्नमेंट आने के बाद काम करने का सोचा है। मोदी जी तो हमेशा अपनी मन की बात बोलते हैं, अरे हम तो हमारी दिल की बात बोलते हैं, लोगों को काम की बात बोलते हैं और काम करके हमने दिखाया है और आगे भी वो काम करते दिखाएंगे। 11 साल में मोदी जी ने देश के आर्थिक स्थिति को बर्बाद किया और देश में कानून को खत्म किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको सबक सिखाएगी। और हम ये चाहते हैं कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई, अगर केंद्र में सत्ता आई तो देश का नक्शा बदलेगा। लेकिन मोदी हमेशा यही कहते हैं, मैंने वो किया, ये किया। क्या किया भाई? हैदराबाद में ऐसी कौन सी जो 50 पब्लिक सेक्टर हमने लाया था नेहरू जी के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में, तुम क्या इस तेलंगाना को दिए? ये बताओ, ये बताओ। तेलंगाना के लिए इंदिरा गांधी जी लड़के आपका साथ दी और आपको साथ देने के वजह से आज तेलंगाना है। आज तेलंगाना जो है किसी से ये अपना बोलने से कहने से नहीं, ये इंदिरा गांधी जी सोनिया गांधी जी ने अपना ताकत दिखाकर आपके मन को छूने तक उन्होंने काम किया और ये बात उन्होंने सब किया, तुमको मालूम है। और दूसरी दोस्तों, पहलगांव में जो आतंकीवादी हमले हो गए उसका खुलकर हमने, राहुल जी ने और ऑल पार्टी ने सपोर्ट किया और हमने देश के लिए, जवानों के लिए, आर्मी के लिए एक होकर इनको सपोर्ट किया। जब मैंने सलाह दी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने के लिए, तब उन्होंने रोते रोते हुए बुलाया। बुलाने के बाद उस ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी अटेंड नहीं करे, मोदी आए नहीं, मोदी दूसरे तरफ फिरते गए।
बिहार के इलेक्शन में प्रचार करते गए, लेकिन एक दिन भी इसके बारे में सोचने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आए। ये उनकी देशभक्ति है, ये इनकी सोच है। यहां तक कि नहीं, अरे भाई, इस दुनिया में अब तक उन्होंने 42 राष्ट्रों में गए हैं। 42 countries he has visited, but he did not visit Manipur, where people are dying, crying, rapes are taking place, but Modi is keeping quiet. चुप बैठे हैं, कुछ बात नहीं करते। इसलिए सॉरी, मुझे हैरानी होती है कि मोदी जी चुप क्यों बैठे मणिपुर के बारे में। और मणिपुर एक ऐसा मुल्क है जो हमारे देश के इंपॉर्टेंट हिस्से में है। हमारे राहुल गांधी जी गए, हम भी गए थे, लेकिन मोदी उधर झांक के भी नहीं देखे। बड़े बड़े बात करते हैं, क्या वो हमारे नागरिक नहीं है? क्या वो लोग हमारे नहीं है? लेकिन उधर नजरअंदाज करके इन्हों जाके हर राष्ट्र में, हर राष्ट्रपति के साथ, हर प्रधानमंत्री के साथ सब गले लगा लेते फिरते हैं। अरे अपने लोगों को पहले मिलो, उनके दुख दर्द को सुनो। वो सब छोड़कर इन्होंने देश के लोगों को रास्ते पे छोड़ा और हर दुनिया में अपनी बात बोलते थे। और हमको ये भी कहा उन्होंने कि हर पार्टी के लोग दुनिया भर फिर के ये प्रचार करना चाहिए कि जो पहलगाम में हुआ टेररिस्ट का, उसके लिए आप प्रचार करो, उन्होंने कहा। हमारे लोग गए, सारे अपोजिशन के लोग गए, देश के तरफ से बात रखी, आर्मी के तरफ से बात रखी, लेकिन मोदी जी कभी बुला के अपोजिशन पार्टी लोगों को बुला के बात नहीं किए, क्योंकि उनको डर है। और मैं और एक बात आपको बताता हूं, इन्होंने बड़ा बड़ा बात किया, अरे हम पाकिस्तान को ऐसा करेंगे। करो भाई, नको कौन बोले? हमने तो उसको करने के लिए मदद किया, लेकिन आप बीच में क्यों छोड़े? ट्रंप बोलता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध मैंने खत्म किया, मैंने शांत करवाया। तो मोदी साहब, आपका मुंह क्यों बंद है? बोलो, ट्रंप की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान में हम मजबूत हैं और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसा कि इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश और पाकिस्तान बने। तुम वो करना था। भाषण में तो बोलते हैं हम पीओ के लेकर रखेंगे फलाना, अरे लेना था, अब तो चांस था ना। आप ही बोल रहे हो डर गया पाकिस्तान, आप ही बोल रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते, क्यों नहीं किया भाई? हमारा यह मुद्दा है, देश के लोगों को गुमराह मत करो। देश के लिए हम लड़ने को तैयार है, जान देने को तैयार है। देश के लिए गांधी जी जान दिए, देश के लिए इंदिरा गांधी जान दी, देश के लिए राजीव गांधी जान दी। तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास कोई एक आधा आदमी तो मरा है आरएसएस में, बीजेपी में मरा है, आरएसएस बीजेपी में ना। ये लोग आजादी के वक्त काम नहीं करे, अब काम नहीं करे, हमेशा माफी मांगना यही उनका काम है। और आज हमको बार बार ये कहते हैं कि बहादुरी की बात करते हैं, लेकिन
बाद में घर में चुप बैठते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी कभी ऐसी नहीं बैठी। अमेरिका से 7th फ्लीट आया, इंदिरा गांधी जी ने डरी नहीं, वो बोली आने दो, सभी लोग एक होए, एक होकर डराने की कोशिश की, लेकिन इंदिरा गांधी जी कभी डरी नहीं, कभी झुकी नहीं, और वो बोली आने दो, कोई आने वाला है, मैं बांग्लादेश को लिबरेट करके छोड़ूंगी, आजादी दिला के छोड़ूंगी, ये उन्होंने कहा और दिया। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ नहीं, भाषण देना और भाषण दे के फिरते रहते हो। और एक मैं आपको कहना चाहता हूं, इनकी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है। इनके फॉरेन पॉलिसी के वजह से, फेल्यूर के वजह से हमारे को सब तरफ से दुश्मन बने हैं। एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ आज नेपाल भी हमसे दूर हो रहा है। हर लोग हमसे दूरी बना रहे हैं, हमको घेर लिए हैं। और मोदी जी आप कहां हैं? आप कोई टोपी पहनाता तो टोपी पहन के जा रहे, कोई गले में कुछ हार डालता, क्या है बोलते उसको, सिक्का डाल के वो डाल लेते फिर रहे। और 8 राष्ट्र को ये जाने वाले हैं ये, लेकिन इस देश के लोगों के तरफ वो नहीं देख रहे, किसानों को नहीं देख रहे। मेरे भाइयों, मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं। ये लोकतंत्र है, संविधान है। इस संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब ने मिलकर मेहनत की। यहां तेलंगाना में तो हर जिले में हमारे लोग गए हैं, हर बूथ पे गए हैं, हर गांव पे गए हैं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान ये लेकर हर गांव को फिरे। ये हमारा काम है। और दूसरा हूं, मोदी जी को मैं और एक बात पूछ के मेरे चंद शब्द को खत्म करता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, मोदी जी आप जो वायदे करते हैं, जो कहते हैं, वो एक भी नहीं करते। परसों मैंने सुना कि कोई आरएसएस वाला ये बात कहा कि हम लोग संविधान से सेक्युलर और सोशलिज्म और सेक्युलर वर्ड निकाल लेना चाहिए। ये एक आरएसएस का एक कोई चालक, संचालक क्या है मालूम नहीं, हाँ? अरे जोर से बोलो, बात नहीं। आरएसएस का उन्होंने बोला, वो हमारे शिमोगा के हैं, उन्होंने बोला कि सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड संविधान में नहीं है, इसीलिए उसको निकालना चाहिए। हम निकाल के रहेंगे। मैं चैलेंज करता हूं, तुम हो, तुम्हारा बीजेपी हो, तुम्हारा मोदी जी हो, शाह हो, कोई नहीं निकाल सकते। ये मेरा चैलेंज है, अगर निकाले तो। आपकी हिम्मत है निकालने की, बात करने की है। और आपके सामने एक बात लाता हूं, ये मजे की बात है। ये मेरे हाथ में कागज है। सुनो भाइयों, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी मीडिया के लोग हैं, दूसरे दोस्त हैं, उनको मैं ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन के 4 शब्द पढ़ के दिखाता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स, भारतीय जनता पार्टी, ये क्या लिखी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? द पार्टी इज प्लेज्ड टू बिल्ड अप इंडिया एज ए स्ट्रांग and prosperous nation
which is modern, progressive, and enlightened in outlook, and which proudly draws inspiration from India's ancient culture and values. ये लिखते लिखते हुए आगे क्या कहते हैं, आगे क्या कहते हैं मैं आपको बताऊंगा। आगे कहते हैं, the party shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, and to the principle of socialism, secularism, and democracy, and would uphold the sovereignty, unity, and integrity of India. ये उनके आर्टिकल 2 जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा है। अरे अगर आपको सोशलिज्म सेकुलरिज्म से नफरत है तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिखे, आपके रूल्स में क्यों लिखे? ये सब ना इधर मर्द है ना उधर औरत है, ऐसे लोग हैं। अरे अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है, अब ये कह रहे हैं कि हम सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को निकाल देंगे। आप क्या, आपके कोई उस्ताद आए, आपका कोई भी आदमी आए, ये निकाल नहीं सकता, हम निकालने नहीं देंगे, ये हमारा दावा है। तो इसीलिए मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेता कि बहुत से चीजें हमने किए हैं और बहुत चीजें बताने वाले हैं। मैं यही कहूंगा, आप एक हो जाओ, और एक अगर हमारे युवा हो गए, किसान भाई हो गए, तो मोदी जी, शाह जी दिल्ली से भागेंगे, दिल्ली छोड़ देंगे, और दिल्ली पे तेलंगाना में आज जो राज्य बना है वैसा ही कांग्रेस की राज दिल्ली में कांग्रेस का बनेगा। इतना कहते हुए इसके लिए राहुल जी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं। आप तमाम का आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देश को बचाएंगे।